हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। जिस प्रकार से आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में जो हम पॉलिटी कवर कर रहे थे उसमें हमने जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि भारत का जो संविधान है उस भारत के संविधान में जो स्रोत हैं महत्वपूर्ण वो कौन कौन से देश से ग्रहण किए गए हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने पूछा था मूल अधिकार फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। यदि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो आप यहां पर प्रत्येक प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से बात करें कि आपात उपबंध के समय, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का जो स्थगन है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया। अपने दिमाग पर जोर डालिए, याद कीजिए उस क्लास को कि हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन है वो लिया गया था जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से। आई बात समझ में। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें, कौन सी शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, उस क्लास का रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो कहां से ली गई, कौन से देश से? कनाडा से जो है वो अवशिष्ट शक्तियां ग्रहण की गई। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी? केंद्र में निहित होंगी। किस में निहित होंगी? सेंटर केंद्र में निहित होंगी। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट थे, कौन से देश से कौन सा स्रोत हमारे संविधान में है, ग्रहण किया गया है। बहुत से जो स्रोत है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किए गए थे। इसी वजह से इसको मिनी संविधान की संज्ञा दी गई थी। आई बात समझ में। जिस प्रकार से जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहां से ग्रहण की गई? वो आपकी ब्रिटेन से ग्रहण की गई। कहां से ग्रहण की गई? संसदीय शासन प्रणाली हो गई, आपका कैबिनेट सिस्टम हो गया, विधि का शासन हो गया, रूल ऑफ लॉ, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो पॉइंट है, ये जो स्रोत है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 75(3) में है, ये कहां से ग्रहण किया गया? ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। यदि आपसे पूछे, यहां पर मैंने एक बात नोट करने के लिए कहा था कि इंपॉर्टेंट है, आपसे ये तो पूछ लेगा और आप बता भी दोगे कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपका आंसर होगा लोकसभा के प्रति। ठीक है, आप आसानी से जवाब दे दोगे और फिर कहोगे वाह क्या प्रश्न पूछा है, इजी सा प्रश्न है। लेकिन यदि इसी प्रश्न को वो घुमाकर पूछेगा तो आपकी जो दिमाग की नट बोल्ट है ना वो ढीले हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या पूछेगा कि जो एकल मंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कौन से मंत्री? एकल मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अब आप सोचोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कहां से आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो एकल मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 75(2) में ऐसा वर्णित है। ठीक है, आई बात समझ में। हुआ डाउट क्लियर? दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और एकल मंत्री उत्तरदायी होगा राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, यह बात की हमने पिछले वाली क्लास के बारे में कि हमने क्या क्या पढ़ा था, हमको क्या क्या याद है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा और मेरे को क्या याद नहीं है, क्या याद करना है, फिर से रिवीजन करने की जरूरत है या नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हेडिंग लगाइए
भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात आती कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था। बहुत बार बता दिया है कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को अनुसूचियां कितनी थी, भाषा संविधान में कितनी थी। आपसे एक ही प्रश्न यहां से बनेगा कि मूल संविधान में, किसमें, मूल संविधान में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, मूल संविधान, जब संविधान लागू हुआ था उस समय की हम बात कर रहे हैं कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी। तो आपका आंसर होना चाहिए 8 थी। वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितनी है, तो ध्यान रखना वर्तमान में है 12। कितनी ऐड हो गई, 4। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। आ रही बात समझ में। और वर्तमान में कितनी है, 12 है, लगभग सभी को पता होगा। अब प्रत्येक अनुसूची के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है। जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। वैसे तो 12 की 12 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ हैं जहां से जो एग्जामिनर की पसंदीदा, कहने का मतलब लाडली अनुसूचियां हैं, वहां से वो प्रश्न अवश्य पूछता है। ठीक है, यहां पर समझ में आ गई कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां। बात करें हम यहां पर प्रथम अनुसूची की, प्रथम अनुसूची, इसके बारे में सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता वो भी देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य प्लस यूटी। कहने का मतलब भारत राज्यों का संघ होगा, उसमें कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसका जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में है, संविधान की प्रथम अनुसूची में। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी, मतलब 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसको हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये 28 राज्य बने और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। एक अलग टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए इनको पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 राज्य, ये जरूर याद रखना, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करें दूसरी अनुसूची की तो देखिए, द्वितीय अनुसूची, 5-6 तक ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, 1-1, 2-2 पॉइंट है, सिर्फ वो ही इन अनुसूचियों में आपको याद रखने। सिर्फ इनमें यह याद रखना है कि प्रथम में क्या है और दूसरी अनुसूची में क्या है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। कौन सी अनुसूची में है, दूसरी जो अनुसूची हमारे संविधान की, उस दूसरी अनुसूची में है वेतन और भत्ते। ठीक है, अब बात यह आती है कि वेतन और भत्ते तो हैं, लेकिन किनके हैं। राजव्यवस्था, जो भारतीय राजव्यवस्था है, उसके जो विभिन्न पदाधिकारी है, विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में बात करें तो आपका हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए। जो विभिन्न पदाधिकारी हैं राजव्यवस्था के, भारतीय राजव्यवस्था के, उनके जो वेतन और भत्ते हैं वो कौन सी अनुसूची में वर्णित है, संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, इसके बाद बात करें
तीसरी अनुसूची की, कौन सी अनुसूची की बात करें? तीसरी अनुसूची की। ध्यान रखना, पहली में राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में वेतन भत्ते। बात करें तीसरी अनुसूची की तो इसमें क्या है? शपथ। भारतीय राज व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको जो ओथ दिलाई जाती है, जो शपथ दिलाई जाती है, जो शपथ है उसका वर्णन किसमें है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। किसमें है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो तीसरी अनुसूची में जिस प्रकार से हमने बात की थी दूसरी अनुसूची में, उसमें वेतन और भत्ते का उल्लेख है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और भी बहुत पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते थे दूसरी अनुसूची में। अब उन्हीं पदाधिकारियों की शपथ है तीसरी अनुसूची में। लेकिन लिखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है। कहने का मतलब तीसरी अनुसूची में नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल है जिनके वेतन भत्ते सभी के साथ 2 में थे, अनुसूची 2 में, दूसरी में और तीसरी अनुसूची में शपथ है, तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का जो उल्लेख है वो इस अनुसूची में नहीं है। यह पॉइंट जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करें चौथी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची। इसमें क्या है? चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। कहने का मतलब राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, कहां से कितनी होंगी, क्षेत्र के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से किस प्रकार से जो सीटें हैं वो राज्यसभा में होंगी, वो सब जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी पांचवी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? पांचवी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसका जो प्रशासन है और उस प्रशासन किस प्रकार से है वो वर्णन जो है वो पांचवी अनुसूची में दिया गया है। तो नोट कीजिए, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन किसमें है? पांचवी अनुसूची में इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विशेष राज्य का जो प्रावधान है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? छठी अनुसूची में। तो लिखिए विशेष राज्य का प्रावधान। यहां तक आपने जितनी भी अनुसूचियां पढ़ी हैं 6, इनमें सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इनमें क्या वर्णित है। साथ इसमें याद रखिए कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय
ये क्या है? विशेष राज्य। ये चार आपको याद रखने हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये क्या है? विशेष राज्य। और विशेष राज्य का जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है? छठी अनुसूची में है। आई बात समझ में? अब यहां पर शुरू होती है आपकी 7वीं अनुसूची, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची में बात करें तो इसमें 3 सूचियों का वर्णन है। कितनी सूचियों का? पहले ध्यान से सुन लेना, फिर मैं आपको लिखा दूंगा, फिर नोट कर लेना। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। 3 अलग अलग हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संघ सूची पर केंद्र का है, राज्य सूची पर राज्य का है और संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का है। कहने का मतलब सेंटर और स्टेट दोनों का है। तो यहां पर नोट कीजिए, 3 सूचियों का वर्णन है। जो 7वीं अनुसूची आपकी, उसमें क्या है? 3 सूचियों का वर्णन है। पहला आपकी संघ सूची, ठीक है। दूसरी बात करें आपकी राज्य सूची, और तीसरी सूची के बारे में बात करें तो वो आपकी संवर्ती सूची। जब मैंने पढ़ाया था कि विदेशी जो स्रोत हैं, विदेशों से हमारे संविधान में जो स्रोत ग्रहण किए गए थे, वहां पर एक पॉइंट ये भी था कि जो संवर्ती सूची है ये कहां से ग्रहण की गई? तो याद रखना, जो संवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई थी। संघ सूची के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है, संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? केंद्र के पास। राज्य सूची पर राज्य का है और संवर्ती सूची पर बात करें तो केंद्र और राज्य दोनों का है। केंद्र प्लस राज्य दोनों का अधिकार है इस पर। अब बात करें इनमें जो विषय हैं कि केंद्र सूची, जो संघ सूची है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, उसमें कौन कौन से विषय हैं, कितने विषय हैं? सबसे पहले बात करेंगे मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में किसकी बात कर रहे हैं हम? विषय की बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे वर्तमान में कितने हैं, ठीक है। मूल संविधान में संघ सूची में 97 थे। कितने थे? 97। फिलहाल कितने हैं? पूरे हो रहे हैं 100 के 100। कितने हो रहे हैं? 100 के 100। इसके बाद राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में उस समय थे 66, वर्तमान में है 61, ठीक है। बात करें संवर्ती सूची की तो संवर्ती सूची में मूल संविधान में थे 47। कितने थे? 47। और वर्तमान में कितने हैं? 52 है। कितने हैं? 52 है। यहां पर एक पॉइंट नोट करने लायक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां पर 66 थे, वर्तमान में 61 है। कहने का मतलब 5 माइनस है। संवर्ती सूची में 47 थे, कहने का मतलब 5 प्लस। तो वो 5 इंपॉर्टेंट आपके लिए, शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतोल और जनसंख्या, ये पहले राज्य सूची का विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची में रख दिया गया या समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, यहां पर लिखिए, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतोल और जनसंख्या पहले याद रखना 5 पॉइंट है। शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतोल और जनसंख्या जो है पहले
राज्य सूची का विषय थे, पहले राज्य सूची का विषय थे, लेकिन इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। ये 5 हैं: शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतौल और जनसंख्या। ये पहले राज्य सूची का विषय थे, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही बात करें कि हमने बात की थी कि कितने कितने विषय हैं, तो कुछ पॉइंट हैं, कुछ विषय हैं जो कौन कौन सी सूची में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला देखिए, यहां पर आपकी संघ सूची है। ठीक है, फिर से लिख लीजिए। दूसरा आपका राज्य सूची, और तीसरी आपकी समवर्ती सूची। तीसरी क्या आपकी समवर्ती सूची। अब देखिए, इनमें विषय के बारे में बात करें तो जो 100 विषय वो पूरे लिखाए तो नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे विषय लिखा दूंगा कि उससे और भी यदि एग्जाम में विषय पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है विषय से संबंधित, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, ये सेंटर का हो सकता है, ये राज्य का हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले संघ सूची की बात करें तो इसमें आपका आता है एक तो विदेशी मामले। आपको पता है ये विदेशी मामले किसके अंतर्गत आते हैं? सेंटर के अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत विदेशी मामले हो गए। दूसरा आपका रक्षा हो गया। तीसरा बैंकिंग हो गया। चौथा आपका रेलवे हो गया। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सेंटर के अंतर्गत अर्थात संघ सूची के विषय है। राज्य सूची की बात करें तो आपकी जो पुलिस है वो किसके अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत। आपकी कृषि हो गई, भूमि हो गई, स्वच्छता हो गई, ये किसके अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत। इसके बाद आता है आपका समवर्ती सूची। इसमें किस प्रकार के विषय हैं? सबसे पहले तो आपको 5 बताए थे, वो लिख लीजिए। शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? जनसंख्या है, मापतौल है, ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। इसको फिर से देख लीजिए। मैंने कहा था कि जो 7वीं अनुसूची है वो इंपॉर्टेंट अनुसूची है। ठीक है, 7वीं अनुसूची के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें 3 सूचियों का वर्णन है। पहली आपकी संघ सूची, दूसरी आपकी राज्य सूची और तीसरी आपकी है समवर्ती सूची। इसमें सबसे पहले बात यही आती है कि कानून बनाने का अधिकार संघ सूची पर केंद्र को है, राज्य सूची पर राज्य को है और समवर्ती सूची पर सेंटर और स्टेट दोनों को है। ठीक है, इनके विषय के बारे में बात करें तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 है। मूल संविधान में कितने थे? 97, वर्तमान में 100 है। आई बात समझ में? बात करें राज्य सूची की तो राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। बात करें समवर्ती सूची की तो मूल संविधान में 47 थे और वर्तमान में कितने हैं? 52। ठीक है, 5 मैंने बताया यहां पर कि 5 कम और 5 ज्यादा है। तो वो 5 कौन कौन से हैं? शिक्षा, वन, वन्यजीव, जनसंख्या और मापतौल। इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। पहले किसका विषय थे? राज्य सूची का। अब यहां पर हमने विषय के बारे में बात की कि विदेशी मामले संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, पुलिस, कृषि, भूमि राज्य सूची के अंतर्गत आती है और शिक्षा, वन, जो वन्य जीव है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। यहां तक हो गई हमारी 7 अनुसूचियां। अब देखिए आपकी 8वीं अनुसूची।
इसके बाद सभी अनुसूचियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची। अब 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा। क्या है? भाषा। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है, उसी प्रकार से भाषा के बारे में बात करें तो भाषा जो है वो मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। कितनी थी मूल संविधान में? 14। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी है? 22। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 22। 14 से 22 किस प्रकार से पहुंची, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, उनके बारे में देखिए, 21वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। कौन सी भाषा ऐड की गई? सिंधी। कौन से नंबर की हो गई? ये 15 हो गई, क्योंकि 14 तो मूल संविधान में थी। 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। भाषा का नाम क्या था? सिंधी। इसके बाद एक और हुआ, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1992 में। कब हुआ? 1992 में। इसमें 3 भाषाएं ऐड की गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। लिखिए, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, ये 3 भाषाएं ऐड की गई। किसके द्वारा? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। यहां पर आपकी कितनी भाषा हो गई? 15 3 18। ठीक है, 15 3 18 हो गई। करने कितनी है? 22। चलो आगे चलते हैं। एक और संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। अब इसमें भाषा जोड़ी गई 4। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और चौथी आपकी संथाली। कौन सी है? संथाली। ठीक है, हो गई 4। 18 और 4 कितनी हो गई आपकी? 22। कितनी हो गई? 22 हो गई आपकी वर्तमान में 22 भाषाएं। कि मूल संविधान में 8वीं जो अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। अब वर्तमान में कितनी है? 22 है। 22 किस प्रकार से हुई कि जो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, उसके द्वारा एक भाषा ऐड की गई 8वीं अनुसूची में, हो गई 15। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें 3 भाषाएं ऐड की गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, हो गई 18। इसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। कब हुआ था? 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं ऐड की गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। टोटल कितनी भाषाएं हो गई आपकी? 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख कितना है? 22 भाषाओं का उल्लेख। अब यहां पर देखिए, मैंने शुरुआत की थी इस टॉपिक की, तब बताया था कि मूल संविधान में जो भाषाएं हैं, अनुसूचियां थी, वो कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। अब ये 8 जो थी वो हमने पढ़ ली, जो मूल संविधान में थी। अब हम बात करने वाले हैं वो अनुसूचियां जो ऐड की गई। ठीक है, 9वीं अनुसूची देखिए, 9वीं अनुसूची। अब इसमें क्या है? सबसे पहले तो बात यही आती है कि 9वीं जो अनुसूची है कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन
संविधान संशोधन 1951 में, कब हुआ था? 1951 में उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। अब इस 9वीं अनुसूची में है क्या? भूमि सुधार कानून के बारे में चर्चा इसमें की गई है। भूमि सुधार कानून के बारे में चर्चा या का वर्णन, भूमि सुधार कानून का वर्णन है कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। यहां पर आपकी 9 अनुसूचियां जो क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद चलते हैं 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं अनुसूची। देखिए 10वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो ये ऐड की गई थी 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। किसके द्वारा? 1985 के द्वारा। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985, उसके द्वारा क्या की गई थी? 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। जिस प्रकार से हमने बात की कि जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। अब ये क्या था? दल बदल से संबंधित कानून। इसमें क्या है? दल बदल को रोकने के लिए जो कानून था उसका वर्णन किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। तो ये आपकी हो गई 10 अनुसूचियां। इसके बाद आती है आपकी 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो वही पहला पॉइंट बनता है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन संशोधन 1992। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची ऐड की गई, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल। ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। ठीक है। अब 24 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, क्योंकि ये लागू हुआ था और ये अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। कितने विषय हैं? 29। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 92 के द्वारा ऐड की गई। ये कब लागू हुआ? ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी वजह से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किससे संबंधित है 11वीं अनुसूची? पंचायती राज से संबंधित है। कितने विषय इसमें? 29 विषय हैं। हमारी लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची। तो लिखिए 12वीं अनुसूची। ठीक है। 12वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो वही जो पॉइंट है जो 11वीं अनुसूची में थे, 74वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन वही 1992 के द्वारा ऐड की गई 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है? यह संबंधित है नगर निकाय से, कह सकते हैं नगर पालिका से या नगर निकाय से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। कितने विषय इसमें? 18
विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। हमने यहाँ पर बात की 12 अनुसूचियों की, बात कर रहे हैं 12वीं जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, नगर निकाय से संबंधित है, और इसमें क्या है? 18 विषय है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, दिमाग पर फिर से जोर डालिए और शुरुआत से लास्ट तक एक बार इसको दिमाग में ही मन ही मन में याद करना। ठीक है, देखिए पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 यूटी है। कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश है 8। दूसरी अनुसूची में है वेतन और भत्ते, विभिन्न राज्यव्यवस्था के जो भारतीय राज्यव्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची की बात करें तो आपकी शपथ है। इसमें एक पॉइंट नोट करवाया था मैंने कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची की बात करें तो आपके विशेष राज्य का प्रावधान है असम, त्रिपुरा, याद रखना चारों, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों का क्या है? विशेष प्रावधान का जो वर्णन है वो 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान प्रशासन है। जो अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन है वो छठी अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची मैंने बताया 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में कितनी है? 22 है। 3 संविधान संशोधन हुए, 21वां 1967 में 1 भाषा जोड़ी गई, सिंधी। उसके बाद दूसरा हुआ 21वें के बाद हुआ आपका, ठीक है। उसी प्रकार से एक 92वां संविधान संशोधन जिसमें 4 भाषा ऐड की गई, ये आपको याद रखना। 71वां 1992 में हुआ था, 19 और 92वां 2003 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ऐड की गई, उसमें क्या था? प्रथम अनुसूची में भूमि सुधार कानून के बारे में चर्चा की गई थी। इसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित कानून, जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं की बात कर ली हमने। 11वीं अनुसूची में क्या था कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 था उसके द्वारा 11वीं अनुसूची ऐड की गई, और ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें 18 विषय हैं। क्या है? 18 विषय, और ये किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियां, पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको अच्छे से पढ़ लेना, साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलना, जो आपको एग्जाम के समय बहुत काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।